गुड मॉर्निंग। हम थिंकिंग देख रहे थे, उसके एलिमेंट्स देखे थे, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कंसेप्ट, स्कीमा, लैंग्वेज। अभी टाइप्स ऑफ थिंकिंग देखते हैं। टाइप्स ऑफ थिंकिंग में कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत ही क्लियर रखिए और स्पेसिफिक रहिए। टाइप्स ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग के डिफरेंट टाइप्स है, उसमें एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव थिंकिंग है और अलग अलग टाइप्स है, तो उसमें एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जनरेटिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, फाइंडिंग सेलेक्टिंग सॉल्यूशंस और इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशंस। तो ये 4 टाइप, उस 4 स्टेप उसके अंदर आएंगे। फिर इसे रिवाइज करती हूँ, क्लियर रखिए कि थिंकिंग का टाइप है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि थिंकिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर उसके स्टेप्स आएंगे, जो 4 उसके स्टेप्स हैं। तो देखते हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट वन है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। In this step, a person needs to identify and define the problem correctly. जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें पहले तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने और डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले आपको प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली मसला क्या है। अगर आप प्रॉब्लम को ही सही नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। जैसे कोई बच्चा स्कूल काफ़ी एब्सेंट रहता है, तो आप उसको पनिश करने, क्योंकि वो एब्सेंट रहता है, आप उससे फ़ाइन ले रहे हैं, या फिर आप उसको क्लास से बाहर खड़ा कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप उसको पनिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रहा, स्टिल वो एब्सेंट ही रह रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया और बस आप खुद से ही उसके ऊपर काम करने लगे। पहले ये पता करने की ज़रूरत है कि वो बच्चा एब्सेंट क्यों है। उसकी तबीयत ख़राब रहती है, उसको स्कूल में किसी टीचर से डर लगता है, या स्कूल आने से डर लगता है, या फिर उसका कोई फैमिली इशू है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, तब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए। इसमें भी लिखा है, इफ़ ए पर्सन डिफाइंस द प्रॉब्लम इनकरेक्टली ही विल नेवर रीच द सॉल्यूशन। अगर कोई इंसान प्रॉब्लम को इनकरेक्टली डिफाइन करता है तो वो सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन ए बेबी इज़ क्राइंग ड्यू टू ए स्टमक एक एंड इफ हिज हर मदर रॉन्गली इंटरप्रेट्स इट एज ड्यू टू हंगर, द प्रॉब्लम रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। मिसाल के तौर पर एक बच्चा रो रहा है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी माँ ऐसा समझती है कि वो भूख की वजह से रो रहा है। तो वो अभी उसको कितना भी खाना खिला दे या वो उसको दूध पिला दे, तो बच्चे का रोना बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भूख से नहीं, वो पेट के दर्द से रो रहा है। तो क्या हुआ कि माँ ने प्रॉब्लम को समझा ही नहीं, या उसको रॉन्गली इंटरप्रेट किया, उसको गलत समझा, इसलिए उसको वो इनकरेक्टली डिफ़ाइन किया, उसने उसको वो करेक्टली डिफ़ाइन नहीं कर पाई, आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, इसलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। तो किसी भी प्रॉब्लम का ज़िंदगी में हर मरहले पे, हर कदम पे ये चीज़ याद रखिए कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के पहले आपको वो प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। सेकेंड स्टेप इसका होता है जनरेटिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम, अभी आपके पास में कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप पहले उसको सोचिए, उसको अच्छे से समझिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है, देन फिर क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हर किसी के सर्कमटेंसेस अलग होते हैं, हालात अलग होते हैं, क्राइटेरिया अलग होता है, उसके हिसाब से उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो कई सारे सॉल्यूशंस एक प्रॉब्लम के हो सकते हैं, और उसमें से कुछ असरदार भी हो सकते हैं और कुछ बेफ़ायदा भी हो सकते हैं, कुछ आपके काम में नहीं भी आ सकते हैं।
तो इसमें क्या होता है सेकेंड स्टेप में, फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर आर वेरियस सॉल्यूशंस, सम इफेक्टिव वाइल सम मे टर्न आउट टू बी इनइफेक्टिव। किसी भी प्रॉब्लम के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें से कुछ इफ़ेक्टिव होते हैं और कुछ इनइफेक्टिव होते हैं। In the second step of problem solving, a person tries to search for all those possible actions that can solve a problem. ये जो सेकेंड स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, सेकेंड स्टेप जो जनरेटिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, इसमें पर्सन ट्राई करता है सारे ही पॉसिबल एक्शंस को सर्च करने का, सारे ही पॉसिबल सॉल्यूशन वो ढूंढता है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए सीवियर हेडेक, ही शी में स्टार्ट थिंकिंग ऑफ टेकिंग रेस्ट, लिसनिंग टू म्यूजिक, मेडिटेटिंग, टेकिंग मेडिसिन्स एट्सेट्रा। अगर किसी इंसान के सर में दर्द हो रहा है तो वो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या सॉल्यूशन सोच सकता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए, या फिर उसे म्यूज़िक सुनना चाहिए, या फिर उसे मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर उसे मेडिसिन लेना चाहिए। ये सारे सॉल्यूशंस उसके माइंड में आते हैं। अगर उसको हेडेक हो रहा है तो मतलब ये सारे सॉल्यूशंस वो सोच सकता है। तो ये आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आप जनरेट करते हो, ये सेकेंड स्टेप हो गया। देन सेलेक्टिंग ए सॉल्यूशन, इन दिस थर्ड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इसका थर्ड स्टेप है। अभी आपने सॉल्यूशन को जनरेट किया है, बहुत सारे सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ये थी कि हेडेक हो रहा था, सॉल्यूशन उसके अपने आपके माइंड में इतने आए कि या तो आप रेस्ट ले लें, या तो आप म्यूज़िक सुने, या तो आप मेडिटेशन करें, या तो आप मेडिसिन लें। तो इतने सारे सॉल्यूशन जनरेट हुए हैं, उसमें से कोई एक सॉल्यूशन को आपको सिलेक्ट करना होता है। In this third step of problem solving, out of many possible solutions, the person select one on the basis of the reasoning applied. तो ये जो सारे सॉल्यूशंस होते हैं, आप उसमें से कोई एक सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हो। रीजनिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल हेल्प हिम हर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर रियलिस्टिकली। और आप वो प्रॉब्लम को, वो सॉल्यूशन को आप सिलेक्ट करते हो जिसके लिए फेवरेबल रीजंस हैं, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो सॉल्यूशन को सिलेक्ट करने के लिए। कई सारे सॉल्यूशन आपके पास में आए, आपने उसमें से वो सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया जिसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। जैसे आप भी ऑफिस में हो और आपको हेडेक हो रहा है और आपके पास में ये सारे सॉल्यूशन है, रेस्ट लेना, म्यूज़िक सुनना, मेडिटेशन करना, मेडिसिन लेना। तो ऑफिस में है आप, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्लेस नहीं है कि आप वहाँ पे रेस्ट कर सकें। वहाँ पे आप म्यूज़िक सुनेंगे तो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होगा, आप कोई और कुछ और इंटरप्रेट कर सकता है। मेडिटेशन के लिए आपको एक काम प्लेस की ज़रूरत होती है, वो भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आप वहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है कि आप मेडिसिन ले सकते हैं। हालांकि ये चारों ही जो सॉल्यूशन है ये हेडेक के लिए यूज़फुल है, अलग अलग सिचुएशन में चारों ही सॉल्यूशंस काम करते हैं। लेकिन अभी क्या क्राइटेरिया है, क्या सर्कमटेंसेस है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन लेना ही बेस्ट है। ये आपका रीज़न है। तो ये रीज़न के बेसिस पे आप जो सॉल्यूशन को सेलेक्ट करते हो ये इम्पॉर्टेंट होता है। और जब आप रीज़न के बेसिस पे सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हो तो आप वो प्रॉब्लम को ज़्यादा रियलिस्टिकली सॉल्व कर पाते हैं। For example, if a person recalls that meditation helped him her in reducing her headache last time, she will select the same solution for the problem in the current situation. मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान को हेडेक हो रहा है और उसे याद आता है कि इसके पहले उसको मेडिटेशन से फ़ायदा हुआ था, तो ये उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो अभी वो फिर से वही सॉल्यूशन को सिलेक्ट करेगा ये सेम सिचुएशन के लिए, अपने हेडेक को दूर करने के लिए। एक सॉल्यूशन जो मैंने बताया कि मेडिसिन लेना, तो वो सिचुएशन अलग है, वो सिचुएशन में वो मेडिसिन लेना सिलेक्ट करेगा। लेकिन ये सिचुएशन है, अगर उसके पास में वक्त है, उसके पास में मौका है, अगर पॉसिबल है और उसको याद है कि मेडिटेशन से इसके पहले उसे फ़ायदा हुआ था, तो फिर वो ये सिचुएशन में मेडिटेशन को सिलेक्ट करेगा। तो ये सिलेक्टिंग ए सॉल्यूशन हो गया। लास्ट वन और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इम्प्लीमेंटिंग एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर सॉल्यूशंस को जनरेट किया, फिर उसमें से कोई एक सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया। अभी ये सारा प्रोसेस तो आपके माइंड में चल रहा है, देन जब तक कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक कि आपको उसके आउटकम्स नहीं मिल सकते।
In the last step of problem solving, a person actually tries out a certain solution and evaluates the outcome on the basis of whether it has helped him her to resolve the problem or not. जो लास्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इसमें जो इंडिविजुअल है वो एक्चुअली कुछ सॉल्यूशंस को ट्राई करता है और उसके जो आउटकम्स आते हैं उसको इवेल्युएट करता है, उसको परखता है कि ये काम करते हैं या नहीं करते, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ स्टिल अनरिजॉल्व, और अगर किसी केस में वो प्रॉब्लम अभी भी अनरिजॉल्व है, जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिला दिया या माँ ने बच्चे को खाना खिला दिया फिर भी बच्चा रो रहा है, यानी उसके माइंड में जो सॉल्यूशन आए थे, उसने जो सॉल्यूशन सोचा था उस पर उसने काम किया लेकिन वो वर्क नहीं किया, तो अभी फिर वो कोई दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करेगी। तो ये जो स्टेप होता है ये इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन है। If the problem is still unresolved, a person might have to go to one of the previous steps and carry out the problem solving procedure again. अगर प्रॉब्लम अनरिजॉल्व रहती है तो आप वापस से जाते हो और अपने जो दूसरे सॉल्यूशन जनरेट किए थे आप उसके बारे में आप उसमें से और देखते हो और सिलेक्ट करते हो, फिर कोई दूसरा सॉल्यूशन सिलेक्ट करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वन है क्रिएटिव थिंकिंग। ये आपको स्पेसिफिक रहे कि आपके टाइप्स स्पेसिफिक रहे, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बना रही हूँ, तो इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। या फिर से मैं रिवाइज़ करती हूँ, आप ध्यान रखिए कि थिंकिंग के टाइप्स है, उसमें पहला टाइप है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें 4 उसके स्टेप्स है। एक तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम या आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सेकेंड है जनरेटिंग द सॉल्यूशन से जनरेटिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, थर्ड वन है सिलेक्टिंग द सॉल्यूशन और फोर्थ वन है इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। तो ये एक थिंकिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग आया, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये 4 स्टेप आए। अभी क्रिएटिव थिंकिंग ये दूसरा थिंकिंग का टाइप है, अलग टाइप की थिंकिंग है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग थी, एक क्रिएटिव थिंकिंग है। फिर क्रिएटिव थिंकिंग के कौन कौन से स्टेप्स है और ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से कैसे डिफरेंट होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।